आज की कहानी है बोनी बहू की रसोई। पल्लवी 8 साल की थी तभी उसकी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है, जिसके कारण उसके माँ बाप बहुत परेशान रहने लगे। और परेशानी होनी ही थी, क्योंकि बोनी लड़की से शादी कौन करेगा। माँ बाप के लिए तो बेटी घर में बैठाना बहुत बड़े बोझ के समान हो जाता है। इसीलिए वो सोचते थे कि ये बोनी रह जाएगी तो उससे शादी कौन करेगा। इसीलिए उसकी माँ एक दिन उसके पिताजी से कहती है, अजी, अपनी पल्लवी तो हाइट निकाल ही नहीं रही। क्या करें? अगर बोनी रह गई तो उससे शादी कौन करेगा। बोनी लड़की का सब मजाक उड़ाते हैं और कोई शादी करके खुश भी नहीं होता। क्या करें हम? तो इस पर उसके पिता कहते हैं, अरे करना क्या है, हाइट तो हमारे हाथ में है नहीं। ये तो भगवान की मर्जी है, इसकी हाइट बढ़ेगी या नहीं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में है हमारी बेटी को इस लायक बनाना कि वो कल अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और उसकी हाइट उसके काम के आगे छोटी लगने लगे, कोई उसकी हाइट को देखे ही ना। तो इस तरह पल्लवी की माँ को भी ये बात समझ आ जाती है। वो समझ जाती है कि हाइट बढ़ना ना बढ़ना तो हमारे हाथ में है नहीं। इसीलिए वो उसे घर के काम करना सिखाती है, जिसमें वो सबसे पहले उसे खाना बनाना सिखाती है। पल्लवी खाना बनाने में इतनी माहिर हो जाती है कि वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। जो कोई भी उसके हाथ का खाना खाता वो बस उंगलियां चाटता रह जाता। एक दिन उसके पिता भी खाना खाते समय उसकी बहुत तारीफ करते हुए कहते हैं, अरे वाह पल्लवी, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शेफ। हाँ, तू तो बिल्कुल शेफ बन गई है। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है बेटा। देखना, जो कोई भी तेरे हाथ का खाना खाएगा बस तारीफ करता रहेगा। ऐसे करते करते पल्लवी बड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद आती है उसकी शादी की बारी। लेकिन शादी में तो रुकावटें आनी ही थी, क्योंकि पल्लवी की हाइट जो कम थी। ऐसे करके उसके लिए कोई रिश्ता आ ही नहीं रहा था। एक रिश्ता आया राजेश के घर से, क्योंकि राजेश भी बोना था। फिर दोनों की शादी हो जाती है और शादी करके पल्लवी अपने ससुराल चली जाती है। पल्लवी के ससुराल का रहन सहन पल्लवी के मायके से बहुत अलग था। पल्लवी के घर में मिट्टी का चूल्हा जलता था, जिस पर वो बैठकर खाना बनाती थी। उसे कोई रुकावट आती ही नहीं थी। लेकिन जब वो ससुराल में गई, वहां तो गैस चूल्हा था, वो भी ऊपर रखा था। पल्लवी की हाइट कम होने के कारण सिर्फ उसकी गर्दन ही चूल्हे तक पहुंच रही थी। जब वो खाना बनाने की कोशिश करती है तो उसके हाथ अच्छी तरह गैस तक पहुंच ही नहीं पाते। तभी उसकी ननद भी वहां आ जाती है। उसकी ननद की हाइट लंबी थी और वो ये सब देखकर पल्लवी का मजाक उड़ाने लगती है और मजाक उड़ाते हुए पल्लवी से कहती है, अरे, आपकी तो गर्दन यहाँ तक पहुंच रही है, खाना कैसे बनाओगी? लगता है आज तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। फिर उसकी सास भी वहां आ जाती है और उसकी ननद से कहती है, अरे, ऐसे कैसे? इसको खाना बनाने के लिए ही तो लाई हूँ, खाना नहीं बनाएगी तो क्या करेगी? तो पल्लवी अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे कुर्सी ला दीजिए। कुर्सी लाएंगी तो मैं आराम से खड़े होके आप सभी के लिए खाना बना दूंगी। तो इस पर उसकी सास उसे एक कुर्सी ला कर दे देती है और फिर पल्लवी आराम से उसके ऊपर खड़े होके खाना बनाती है। वो खाने में डोसा बनाती है और फिर डोसा बनाकर अपनी सास और अपनी ननद के सामने रखते हुए कहती है, माँ जी, मैंने डोसा बनाया है, आप खा लीजिए। तो उसकी जेठानी भी तभी वहां आ जाती है और उसकी जेठानी से उसकी ननद कहती है, भाभी, देखो छोटी भाभी ने डोसा बनाया है, आइए आप भी खा लीजिए। इस पर पल्लवी की जेठानी कहती है, ओह नो, मुझे तो सिर्फ सुबह सुबह सैंडविच ही खाना होता है नाश्ते में। तुम्हें पता तो है अर्चना, तुम क्यों फिर डोसा का नाम ले रही हो? मैं सुबह सुबह ये सब नहीं खाती। अगर नाश्ते में सिर्फ सैंडविच होगा तो ही मैं नाश्ता करूंगी, वरना मैं नाश्ता नहीं करूंगी। तो इस पर पल्लवी कहती है, दीदी, मुझे सैंडविच बनाना नहीं आता, आप मुझे बता देंगे सैंडविच कैसे बनता है? फिर मैं आपके लिए डेली सैंडविच बना दिया करूंगी। दरअसल पल्लवी की जेठानी बहुत पैसे वाले घर से थी और सुंदर भी थी और हाइट भी लंबी थी, जिसके कारण वो बहुत नखरे वाली थी। और पल्लवी की हाइट कम थी, इसीलिए बेचारी को हमेशा कम ही आंका जाता था।
दरअसल पल्लवी ही नहीं, उसके पति को भी उसके ससुराल में कम ही आंका जाता था, क्योंकि दोनों के दोनों बोने थे। और तो और राजेश की माँ भी उसे पसंद नहीं करती थी। वो तो सोचती थी कि उसके कर्म में पता नहीं ये बोना बेटा कहाँ से आ गया। जबकि माँ होने के नाते उसे तो इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए था कि उसका बेटा बोना है या लंबा। पल्लवी की सास और ननद जब डोसा खाती हैं तो पल्लवी की सास अपनी बड़ी बहू से कहती है, अरे डोसा बहुत अच्छा है बहू, खा के देख, तू सैंडविच भूल जाएगी। तो उसकी ननद भी कहती है, हाँ भाभी, डोसा बहुत अच्छा है, खाकर तो देखिए। तो उसकी जेठानी जब डोसा चख कर देखती है तो डोसा बहुत टेस्टी होता है। इस पर उसकी जेठानी पल्लवी से कहती है, अरे ओ पल्लवी, किचन में गई है तो ऐसा करना, सैंडविच मत बनाना, कहीं सैंडविच बना के रख दे, मैं तो अब ये डोसा ही खाऊंगी। तो इस पर उसका पति पल्लवी से कहता है, अरे वाह पल्लवी, तूने तो कमाल कर दिया, इतना टेस्टी बनाया है क्या? देख, भाभी भी सैंडविच की बजाय तेरा डोसा खाने की बात कर रही हैं। तेरे हाथों में तो सचमुच जादू है। मुझे पता है वैसे तो ये तुम्हारा और मेरा खूब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, किसी न किसी काम के लिए तो कम से कम इन्हें हमसे मतलब रहेगा, वरना इन्हें तो हम फूटी आंख तक नहीं सुहाते। तो इस पर पल्लवी कहती है, अजी मुझे पता है ये लोग हमें पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारी हाइट के कारण ये हमेशा हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है, बचपन से दुनिया ने उड़ाया है, ये भी उड़ा लेंगे। आज तक कोई समझने वाला ही नहीं मिला कि हम दोनों के अंदर भी दिल होता है। सब लोग हमारा मजाक उड़ाते रहते हैं। खैर कोई नहीं, मुझे तो आप मिल गए और आप मुझे अच्छे से समझते हैं, मेरे लिए तो वही काफी है। इतना कहकर राजेश पल्लवी को गले से लगा लेता है। ऐसे ही समय बीतता है। पल्लवी की सास, ननद और जेठानी तीनों उस पर खूब हुक्म चलाती, उससे खूब काम कराती और तीनों खुद रेस्ट करती। पल्लवी का जेठ एक बड़ी कंपनी में काम करता था और वो लंबा भी था और सुंदर भी था, जिसके कारण पल्लवी की सास उसे ज्यादा प्यार करती थी और उसके पति को कम। एक दिन पल्लवी की सास पल्लवी की जेठानी और ननद से कहती है, पता नहीं मैंने कौन से पाप किए थे जो मुझे बोनी औलाद हो गई, जिसके कारण मुझे बोनी बहू भी लानी पड़ी। मेरे घर में दो दो बोने हो गए। समाज हमारा कितना मजाक उड़ाता है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे करते करते दिन बीत जाते हैं। एक दिन पल्लवी के जेठ की नौकरी छूट जाती है, क्योंकि वो ऑफिस के सामान को बेचकर अपने पैसे कम बनाता था। ये बात ऑफिस वालों को पता चल जाती है और वो उसे नौकरी से बाहर निकाल देते हैं। जब वो घर में आता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरी नौकरी छूट गई है, मुझे अपना एक बिजनेस शुरू करना है, आप मुझे मेरी जमीन जायदाद और ये घर सब दे दीजिए, ताकि मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकूं। वो अपने घर पे ये नहीं बताता कि उसकी नौकरी कैसे छुटी है। पल्लवी की सास भी सारा घर जमीन जायदाद उसके जेठ के ही नाम करा देती है। जब ये बात राजेश को पता चलती है तो वो अपनी भाई और माँ से कहता है, माँ, आप लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। भैया, मेरा हक मुझे वापस दो, मुझे भी तो चाहिए हक। आप ऐसे मेरा हक नहीं ले सकते, इसे धोखेबाजी कहते हैं। जब पल्लवी और उसका पति अपने हक के लिए बात करते हैं तो उसका जेठ और उसकी सास उन दोनों को घर से निकाल देते हैं। घर से निकल जाने के बाद पल्लवी का पति राजेश पल्लवी से कहता है, पल्लवी, अब हम कहाँ जाएंगे? ना हमारे पास पैसे हैं और ना ही हमारे पास घर। लगता है रोड पे ही रहना पड़ेगा। क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो इस पर पल्लवी अपने पति राजेश से कहती है, अजी आप घबराइए मत, मेरे पास एक सोने का हार है जो मेरे घर वालों ने शादी के वक्त मुझे दिया था। हम उस हार को बेच देंगे और उससे जो पैसे आएंगे हम उन पैसों से अपना खाने का काम शुरू करेंगे। एक रेहड़ी खरीद लेंगे और फिर उस पर खाना बेचा करेंगे। आप ही तो कहते हैं कि मेरे हाथों में जादू है, अब उस जादू को दिखाने का समय आ गया है। दोनों पति पत्नी सुनार की दुकान में जाते हैं और उस हार को बेच देते हैं। उससे जो पैसे आते हैं वो एक ठेला लगाते हैं और पल्लवी वहाँ खाना बनाने का काम करती है और राजेश ग्राहकों को बुलाता है और जोर जोर से आवाज लगाता है, आओ आओ, 50 रुपए की थाली, खाना इतना टेस्टी, एक बार खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे और बार बार आएंगे। राजेश ऐसे आवाज लगाता, जिससे ग्राहक आते और जो भी ग्राहक उनके ठेले पर खाने के लिए आता वो उनकी खूब तारीफ करता।
कई ग्राहक तो अपने दफ्तर में उनकी टिफिन सर्विस शुरू करा लेते हैं। कोई अपने घर के लिए ले जाता, और जो ग्राहक एक बार पल्लवी के ठेले पर आ जाता वो फिर वापस नहीं जाता था, बार बार आता था। सभी लोग उसके ठेले को बोनी बहू की रसोई के नाम से जानने लगे, जिसके कारण वो अपने ठेले का नाम ही बोनी बहू की रसोई कर लेते हैं। फिर वो धीरे धीरे पैसे जोड़कर अपना ठेले से ढाबा खोल लेते हैं, और फिर एक नया घर भी ले लेते हैं। उधर दूसरी तरफ उसका जेठ जुआ खेलने लग जाता है, क्योंकि वो कभी मेहनत और ईमानदारी में विश्वास रखता ही नहीं था। हमेशा उसे 2 नंबर का पैसा चाहिए था, जिसके कारण वो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में जुआ खेलने लगता है और वो सारे पैसे हार जाता है। इसीलिए उन चक्कर में उनका घर भी बिक जाता है, और वो बेघर हो जाते हैं, जिसके कारण रोड पर घूमने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक दिन उसकी सास, उसकी जेठानी और उसकी ननद खाने की तलाश में इधर उधर रोड पर घूम रहे थे। तो वो घूमते घूमते बोनी बहू की रसोई वाले ढाबे के पास आते हैं, तो देखते हैं उनकी बहू पल्लवी खाना बना रही थी। वो देखकर हैरान हो जाते हैं, और जब उन्हें ये पता चलता है कि ये ढाबा उनका खुद का है, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि कैसे उन्होंने उनके साथ छल किया, और आज उनके क्या दिन आ गए हैं, और इन्होंने अपनी मेहनत करके क्या कर दिया। फिर उसके बाद उसकी सास पल्लवी से लड़खड़ाती जुबान में कहती है, बहू बेटा, हमें बहुत भूख लगी है, क्या हमें खाना खिला देगी? तो पल्लवी उन्हें आराम से अंदर बिठाती है और इन तीनों को बड़े प्यार से खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद वो उन तीनों से पूछती है, माँ जी, आप तीनों ऐसी हालत में, क्या हालत बना रखी है आपने? आप ऐसे कैसे घूम रही हैं? क्या हो गया? तो इस पर उसकी सास उसे सारी बात बताते हुए कहती है, बहू, विनोद जुआ खेलने लग गया, जिसके कारण आज हमारे ये दिन आ गए हैं कि हमारे सर पर छत भी नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं, क्या करें। और बहू, तू हमें माफ कर दे, हमने तेरे साथ इतना बुरा किया और फिर भी तूने हम सबको खाना खिलाया। अगर तेरी जगह कोई और होता तो शायद हमें यहाँ अंदर घुसने भी नहीं देता। मुझे माफ कर दे बहू, मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। तो इस पर पल्लवी कहती है, अरे माँ जी, आप माफी मत मांगिए, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर आप हमें घर से नहीं निकालती तो शायद हम इतनी मेहनत करके आज यहाँ तक नहीं पहुँचते। और वैसे भी आप तो मेरे अपने हैं। अगर कोई और भी होता आपकी जगह तो मैं उन्हें भी ऐसे ही बिठाकर प्यार से खाना खिलाती। उसके बाद पल्लवी और उसका पति उन सबको अपने घर ले आते हैं, और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब तो सारा परिवार मिलके उनका ढाबा चलाने में मदद करने लगता है, और ऐसे ही एक खुशहाल जीवन जीता है।